बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, कल अपन ने कॉस्टिंग का देखा था. व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. ये 3 एलिमेंट से ही कॉस्टिंग बनेगी, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए. मटेरियल के 2 पार्ट है, कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल. विच इज डायरेक्ट मटेरियल? जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है एंड कस्टमर तक पहुंच जाते, कस्टमर तक डिलीवर होते हैं, उसको अपन डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे. इनडायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस बट कस्टमर तक नहीं जाता. कस्टमर तक जाता है फिर भी इनडायरेक्ट. ऐसा कौन सा? नेग्लिजिबल वैल्यू. ठीक है, एग्जांपल शू के नेल्स या फिर वो पेन के सामने का टिप, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल. लेबर, विच इज डायरेक्ट लेबर? हाँ, जो बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर काम आता है वो डायरेक्ट लेबर, और बाकी कोई भी बिजनेस का काम करने वाला लेबर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर. बीसीए के लिए में क्या है? डायरेक्ट लेबर. और वो ऑफिस में जो बैठे वाले एम्प्लॉइज इनडायरेक्ट लेबर्स है. ठीक है. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स? हाँ, कॉस्टिंग सब खत्म होने, सॉरी, अकाउंट्स पूरे सब खत्म होने के बाद आएगा. दैट्स लाइक अ पोस्टमार्टम. एंड कॉस्टिंग पहले आएगा, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए आएगा. एग्जांपल के तौर पे क्या बोला था? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो एक एग्जांपल दिया था कि राधे गोविंद का बोला था ना, डोसा, इडली, वड़ा. हाँ, कि अगर राधे गोविंद सपोज वड़ा में लॉस कमा रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो बेसिकली वो वड़ा बंद करके प्रॉफिट बढ़ा सकता है. बेसिकली ए, बी एंड सी ये प्रोडक्ट्स दिए वाले, तो बी एंड सी सिर्फ प्रोडक्ट बेच के 55,000 का प्रॉफिट हो सकता है. सिर्फ ए प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा करके लॉस में जा रहा है. ठीक है, तो ये सब देखे थे. नाउ डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, पेज नंबर 2. बहुत बार एग्जाम में थियरी क्वेश्चन बोल के इसके ऊपर आएगा, तो आईएमपी फॉर थियरी. ऐसे बिजनेस के नाम देंगे और तुमको पूछेंगे कि कौन सा मेथड है. नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एग्जैक्टली मींस. ठीक है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग ना, मेथड ऑफ कॉस्टिंग बेसिकली अकाउंट्स में क्या होता है? बैलेंस शीट, पी एंड एल. कोई भी बिजनेस करो सेम फॉर्मेट. ठीक है, पी एंड एल का फॉर्मेट कभी चेंज करे तुम? नहीं, हमेशा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, उसके नीचे पी एंड एल. ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, सेड बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा ही करे. तुम कभी कुछ चेंज करे ही नहीं, तो फॉर्मेट ही चेंज नहीं हुआ. ना पी एंड एल का फॉर्मेट, ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अकाउंट सेम फॉर्मेट रखता है. बट कॉस्टिंग बोलता नहीं, अगर हर बिजनेस अलग है तो हर बिजनेस का फॉर्मेट भी अलग होना चाहिए, हर बिजनेस को समझने का तरीका भी अलग होना चाहिए. ईच चाइल्ड स्पेशल, तो उस तरीके से एवरी बिजनेस इज स्पेशल. तो हर बिजनेस को अपना एक फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है. तो कौन से फॉर्मेट में बैठाएंगे? तो उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस करे बिजनेस को, और उस बिजनेस को उसी तरीके से हैंडल होना चाहिए. अभी कौन से टाइप का बिजनेस और उनके क्या क्या है. तो जैसा कल अपन ने देखा कि 3 एलिमेंट्स है, कौन से? मटेरियल, लेबर और, ये 3 टॉपिक हो गए तुम्हारे. नेक्स्ट, मटेरियल टॉपिक, लेबर टॉपिक, ओवरहेड टॉपिक. जो एलिमेंट्स है उतने टॉपिक्स. ओके, उसके बाद जैसे ही एलिमेंट्स खत्म, फिर क्या हो जाएंगे? मेथड्स जितने हैं हर एक पे टॉपिक, जो अभी अपन पढ़ रहे इतने टॉपिक्स रहेंगे. ठीक है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट, ऑपरेटिंग, मल्टीपल, ये सब मेथड्स के ऊपर एक एक चैप्टर रहेगा. नाउ व्हाट इज दिस मेथड्स, तो वन बाय वन देखेंगे, और उसमें कौन से बिजनेसेस आते हैं वो भी देखेंगे. जॉब कॉस्टिंग, in this case each job is treated as distinct from the another and the cost of each job is calculated separately. तो एक जॉब दूसरे जॉब से अलग रहेगा, उसको जॉब कॉस्टिंग बोलेंगे. हर एक जॉब सेम नहीं रहेगा. अभी से फॉर एग्जांपल तुम रेस्टोरेंट गए, ठीक है, अगर मैंने पनीर टिक्का मंगाया और तुमने भी पनीर टिक्का मंगाया, तो सामने वाला कुक तो सेम बनाएगा. ठीक है ना, तो उसको लिए तो सेम रिपीटेशन ऑफ जॉब हो गया. तो कुछ अलग हुआ क्या? हुआ नहीं. बट अगर तुम गाड़ी चलाते चलाते ठोक दिए,
और उसको डेंटिंग पेंटिंग करने को, रिपेयर करने को लेके गए, तो जो रिपेयर मेंटेनेंस वाला इंसान है उसको हर सेम तरीके से रिपेयर करेगा क्या? हर गाड़ी का एक्सीडेंट अलग होता है, हर गाड़ी को अलग तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा, बराबर। तो वो हो गया जॉब कॉस्टिंग। ऑडिट करने को गए, इनकम टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या तुम्हारा बैंक ऑडिट, हर ऑडिट को सेम तरीके से ऑडिट करेंगे क्या? नहीं, हर ऑडिट को अलग तरीके से करेंगे, तो हो गया जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग मतलब हर एक चीज दूसरे से अलग है। इंटीरियर डेकोरेटर, अगर अंदर जाके इंटीरियर, हर एक का घर सेम बनाएगा क्या? वो हर एक का घर अलग बनाएगा, तो हर एक काम दूसरे काम से अलग रहेगा, तो दैट इज जॉब कॉस्टिंग। इन दिस केस ईच जॉब इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। तो एग्जांपल दिया, स्कूटर सर्विसिंग, फैब्रिकेशन वर्क, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ईटीसी। हर एक काम दूसरे से अलग रहेगा। तो जहां पे काम आते रहता है, हर एक काम दूसरे से अलग होता है, उसको जॉब कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, हर एक कंस्ट्रक्शन अलग होगा, जॉब कॉस्टिंग। तो हर एक चीज जो एक दूसरे से अलग अलग हो, वो जॉब कॉस्टिंग में आएगी। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, अभी बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक एक नहीं होगा, पूरा बैच का बैच होगा। अभी इमेजिन, इंडिया में ऐसा कौन सा बिस्कुट है जो सबने खाया रहेगा? पार्ले जी, ठीक है। तो पार्ले जी बिस्कुट सब लोग खाए, क्या लगता है वो एक एक बिस्किट मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरे बहुत एक सारे एक साथ मैन्युफैक्चर करते हैं एट ए टाइम? 10-10, 20-20 हजार, 1-1 लाख बिस्किट एट ए टाइम बनते रहेंगे। एट ए टाइम वो डो बनाएंगे, शेप देंगे, भट्टी में डालेंगे, बाहर निकालेंगे, पैक करेंगे, फिर जाएगा, बराबर ना? ऐसे कुछ होता रहेगा, ठीक है। कि एक एक बिस्किट बना रहे, एक एक बिस्किट क्यों नहीं बना रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्टिंग जाएगा, परोड़ेगा क्या उनको? नहीं, नॉन परोडेबल। तो बेसिकली ये चीज वो एक एक नहीं बनाएंगे, बहुत सारी चीज एट ए टाइम बनाएंगे। कोई भी कॉस्मेटिक चीज ले लो, कोई भी, ग्लो एंड लवली या फिर तुम्हारे वो साबुन, ये सब मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, A to Z चीजें कैसी बनती है, एट ए टाइम बहुत सारी बनेंगी, फिर वो एक साथ आएंगे, फिर उसको पैक नहीं तो असेंबल करेंगे, उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब एक एक चीज नहीं बनेगी, कोई भी चीज बनेगी तो एट ए टाइम थाउजेंड्स में बनेगी। मेडिसिन, क्या लगता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक एक गोली बनाएंगे क्या? नहीं, फिर एट ए टाइम 10-10 हजार बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी नमक मिर्च मसाला डाल के जो भी बनाने का है, फिर वो ट्रे में डाल के एक एक गोली का शेप दे के फिर पैकिंग करेंगे। तो जो भी हो एक एक नहीं बनाएंगे, एट ए टाइम बहुत सारा बनाएंगे। तो घर पे जाके तुम तुम्हारे कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उठाओ, उसके ऊपर बैच नंबर लिखा रहेगा, कंपलसरी है। क्यों ऐसा? कोई लॉजिक सोचो कि क्यों बैच नंबर देते रहेंगे ये लोग? हाँ, तो क्यों, क्या इंफॉर्मेशन, वो क्यों मुझे चाहिए? तो तुमको बैच नंबर क्यों देंगे कस्टमर को? एकदम पार्ले जी बिस्कुट इधर तो का है और गिर रहा। ओके, अगर एक आधे बैच में कुछ घपला हो गया, ठीक है, कभी ऐसा सुने क्या कि ये सीरीज खराब हो गई, वापस मंगा लिए? अब भी आईफोन ने किया था, जस्ट रिसेंट ने एक पर्टिकुलर सीरीज उनके खराब हो गई थी, आईफोन वापस मंगा लिए। बैटरीज, नोकिया के केस में BL4 से बैटरी खराब हो गई थी, वापस मंगा लिए, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट जब बनता है, जब मार्केट में जाता है, उसके बाद उनको गलती समझ में आती है, अरे शिट ये तो गलत तरीके से बना है, फिर वो कस्टमर को बोलेंगे कि वापस, पर कौन से कस्टमर को? तो सब कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन सा, तो एक पर्टिकुलर बैच नंबर दिया रहेगा, वो बैच के सभी प्रोडक्ट वापस मंगाए जाएंगे, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे वो बैच। तो पर्टिकुलरली बैचेस में बनेंगे, कोई भी चीज सिंगल सिंगल, जॉब टेस्टिंग एक और बैच बल्क में एट ए टाइम सेम चीजें बनेंगी। इट इज अ वेरिएशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अ बैच इज कंसिडर्ड एज अ जॉब एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टूथपेस्ट, स्पेयर पार्ट्स, ईटीसी, ये सब बैचेस में बनेंगे। कार, क्या लगता है एक कार बनाएंगे ये लोग? नहीं, फिर कार के जितने भी पार्ट्स बनते हैं, सब बैचेस में बनते हैं, फिर एक एक कार असेंबल की जाती है। असेंबल करना, हाँ, जोड़ना, भरत मिलाप,
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस. ठीक है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर कि कंस्ट्रक्शन करने को जाते तो 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगता है. दैट इज कंस्ट्रक्शन. तो क्या होता है, इमेजिन करो बिल्डर की खाली बैलेंस शीट P&L, 3 साल एखादा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को लग रहा है, उसको सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 साल लग रहे. पहले साल लैंड खरीदा. बोलो बिल्डर के लिए लैंड क्या है? असेट है, स्टॉक है उसके लिए, वो बेचने वाला है, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है. ये सब क्या करेगा वो? लैंड लेगा, P&L में डेबिट. उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया, खर्चे पूरे, P&L में डेबिट. पहले साल कुछ सेल नहीं हुआ, टोटल पहले साल लॉस. दूसरे साल फिर से कंस्ट्रक्शन करा और थोड़ा आगे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, नो सेल, टोटल P&L में डेबिट, लॉस. थर्ड ईयर टोटल डेबिट, लॉस. फोर्थ ईयर में पूरा प्रोजेक्ट बन गया, अभी उसने सेल को निकाला. अभी सेल को निकालने के बाद धपाधप बिक गए. चौथे साल प्रॉफिट, 3 साल लॉस. कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है भाई? चौथे साल का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है क्या? नहीं, वो 3 साल की मेहनत है ना, उसका प्रॉफिट है ना. तो 3 साल की मेहनत है, उसका प्रॉफिट है वो. तो वो प्रॉफिट 1 साल में जाना चाहिए, वो बाकी तीनों साल में जाना चाहिए. तीनों साल में जाना चाहिए वो प्रॉफिट. तो ये प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का. बाकी जितने भी बिजनेस है सब सेम ईयर में खत्म होते रहते. तो सेम ईयर में खत्म होते हैं तो उनको प्रॉफिट मेंटेन करना या निकालना बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत इजीली निकाल लेंगे ये लोग प्रॉफिट. ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए वो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट बाकी तीनों साल में जाना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रोड ऑफ बिल्डिंग, ये सब. तो ये सब में क्या होता है कि 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगता है. जो काम को भी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा वो किस में आएगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में. ध्यान देके करो क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, तो तुमको पता हो ना कौन सा बिजनेस. जॉब कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? हर जॉब अलग रहेगा. बैच कॉस्टिंग, बैचेस में एक साथ मैन्युफैक्चर होंगे. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा. प्रोसेस कॉस्टिंग ऑब्लिक ऑपरेशन कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब एक बिजनेस अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल कोको कोला. ठीक है, तो कोको कोला में क्या करते हैं, पहले वो मार्केट से गंदा पानी उठाएंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करके गंदा पानी अच्छा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर अच्छा पानी को क्या करेंगे, सोडा मिक्स कर देंगे, कार्बोनाइजेशन ऐड करेंगे, सोडा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर उसके अंदर फ्लेवर डालेंगे, फिर वो काला सोडा पानी बन जाएगा. और फिर उसके बाद बॉटल में डालेंगे, फिर वो बॉटल पानी बन जाएगा. तो बेसिकली गंदे पानी से लेके बॉटल पानी तक का उसका सफर है कोको कोला का. एक ही बिजनेस है ये, एक ही बिजनेस है, पर उस बिजनेस के टुकड़े कर सकता हूं क्या मैं? भाई ये प्लांट सिर्फ प्यूरिफिकेशन करेगा, सिर्फ पानी प्यूरिफाई करेगा. ये प्लांट सिर्फ सोडा में कन्वर्ट करेगा. ये प्लांट उसको सिर्फ फ्लेवर ऐड करेगा. और ये प्लांट सिर्फ बाटली में भरेगा. हाँ, बाटले बोले कि लगेज. हाँ, तो सिर्फ बाटली में लाएगा, बाटली भरेगा. तो ये सिर्फ कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट. तो बेसिकली एक ही इंडस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो गई. प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से तुमने डिवाइड किया. और एक खासियत एक है कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट, दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे प्रोसेस का इनपुट. ऐसे जो भी बिजनेसेस रहेंगे, ऐसे सब बिजनेसेस प्रोसेस कॉस्टिंग में आएंगे. एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर केन को वो जूस में कन्वर्ट करेंगे, पहले शुगर केन जूस, फिर उसके बाद उसको गर्म करके गुड़ बनाएंगे. गुड़ करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्रिस्टल करने के बाद उसके अंदर से सल्फर छोड़ा जाता है. फिर सल्फराइजेशन प्रोसेस करने के बाद वो पूरे ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं. और उसके बाद पैकिंग. ठीक है, तो शुगर भी अलग अलग प्रोसेस से जा रही है, तो इस प्रोसेस कॉस्टिंग.
पेपर, सीमेंट, ये सब उसके एग्जाम्पल है कि एक प्रोडक्ट बनाते समय उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। प्रोडक्ट एक ही है बट अलग अलग डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है। सेम अगर मैं सीए को अगर प्रोडक्ट बना दूं तो क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। और एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट है क्या? फाउंडेशन का आउटपुट इंटर का इनपुट, इंटर का आउटपुट आर्टिकलशिप का इनपुट, आर्टिकलशिप का आउटपुट फाइनल का इनपुट, और फाइनल का आउटपुट सीए। तो बेसिकली अलग पैसा क्या कर, रुपए बोलो, हाँ। सो बेसिकली अलग अलग प्रोसेस से तुमको गुजरना पड़ेगा। सो दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, पर वो प्रोडक्ट हो ना, सर्विस नहीं। यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। अभी यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग जनरली ये ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें दिन रात सुबह शाम चारों 12 महीने सभी के सभी टाइम एक ही यूनिट बनता रहेगा, एक ही प्रोडक्ट बनता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? दिन रात इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर प्लांट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग क्या होता है? दिन रात न्यूज़पेपर छाप रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोल माइन दिन रात कोल ही कोल निकल रहा है, और कुछ हो रहा है क्या उधर? नहीं। तो इट इज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, एक ही प्रोडक्ट दिन रात बाहर, ठीक है। तो वो हो गया आउटपुट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बाजू में लिख दो, सर्विस इंडस्ट्रीज। जो भी सर्विसेज में है वो सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएंगे, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग it is applied to service industries like transportation of goods, passenger, hospitals, hotels, health clubs and other service centers। हाँ, तो ये पूरे सर्विसेज में जाएंगे। कोई भी सर्विस बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस है, यस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कोई भी सर्विस ले लो, कोई भी, हॉस्पिटल्स सर्विस दे रहे, होटल्स सर्विस दे रहे, कोई भी चीज जो सर्विस दे रही है, इट्स ऑल इनटू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस इंडस्ट्री के लिए ये बना है। सर्विस इंडस्ट्री में अलग क्या होता है बाकी इंडस्ट्री से, कि इसका जो यूनिट होता है वो कॉम्पोजिट होता है। कॉम्पोजिट यूनिट फाउंडेशन में पड़े रहेंगे ज्योमेट्रिक मीन के टाइम पे, कि दो यूनिट एक साथ आना, उसको कॉम्पोजिट यूनिट बोलते। अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या होता है? अभी हॉस्पिटल में बिल कैसे लगता है? बिलिंग कभी देखेगा दे हॉस्पिटल की? डे वाइज, कि कितने दिन पेशेंट अंदर था, ठीक है। पेशेंट डेज, तुम्हारे घर के 4 पेशेंट है, सभी के सभी लोग 10 दिन वेट करे, तो एक पेशेंट का 10 दिन का लगेगा, 4 पेशेंट के 10 दिन के लगेंगे। एक पेशेंट का लगाएंगे तो चारों बीमार थे, अंदर बैठ के कैरम खेल रहे थे, तो 4 पेशेंट है तो 4 पेशेंट का बिल लगाएंगे, और 10 दिन पे तो 10 दिन का। पेशेंट डेज, कितने पेशेंट कितने दिन, तो पेशेंट एंड डेज दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कितना दूर भेज रहे और कितना माल भेज रहे, ठीक है। 1 टन माल भेजने का है मुझे यहां से पुणे और यहां से दिल्ली, दोनों जगह सेम लगेगा क्या भाड़ा? क्यों? दिल्ली का डिस्टेंस ज्यादा है तो दिल्ली को ज्यादा लगाएगा। अगर मैंने पुणे को ही 1 टन और 10 टन भेजा, दोनों टाइम सेम लगेगा क्या? क्यों सर? क्वांटिटी चेंज हो गई। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री दो चीजों से इफेक्ट होती है, टन, किलोमीटर। हॉस्पिटल, नंबर ऑफ पेशेंट्स, डेज। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री लो, दो चीजों से अफेक्ट होती ही है, ठीक है। सर बीसीए सर्विस इंडस्ट्री, इसमें क्या चेंज हुआ? देखो कितने सब्जेक्ट्स, कितने स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैंने एक आधे फैमिली का है और बोल रहा है एडमिशन लेना है, कितनी फीस है? मैंने बोला 5,000, तो बोला ठीक है हमारे घर में 2 बच्चे आ जाएंगे। मैंने नहीं 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 नहीं, 5,000 पर बच्चा, ठीक है, तो बेसिकली 10,000 लूंगा। और फिर वो बोला ठीक है 5,000 ना चलेगा, सब सब्जेक्ट अबे सब सब्जेक्ट नहीं, पर सब्जेक्ट 5,000। तो बेसिकली सब्जेक्ट वाइज भी चेंज होंगे फीस। हाँ, वो ऐसा नहीं, आना तो पड़ेगा बच्चे वाइज भी, नहीं तो बच्चे कैसे बनेंगे? तो ऑपरेटिंग
कॉस्टिंग, तो बेसिकली इट इज सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा। मल्टीपल कॉस्टिंग, ऊपर के जितने पढ़े अपन कॉस्टिंग, जितने भी कॉस्टिंग पढ़े, इन सबका खिचड़ा मिक्स इज मल्टीपल कॉस्टिंग। एखादा प्रोडक्ट एक ही जगह फिट होगा जरूरी नहीं, एखादा प्रोडक्ट इनमें से कोई भी दो मेथड को भी मिक्स करके आ सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है जीपा? ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करो, नोट्स के सामने रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी सॉल्व है तो प्लीज वो बुक कृपया करके बंद कीजिएगा। चलो क्लोज इट। हाँ, ये इंडस्ट्री है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, तुमको कौन सी लगी वो लिखो, तुमको जो अच्छा लगा। अब इतने मेथड पढ़े ना, जो भी मेथड लगी वो लिखो। लेट्स चेक। नर्सिंग होम, हाँ, ऑपरेटिंग, क्योंकि नर्सिंग में मतलब बेसिकली तुम्हारा टेक केयर किया जाएगा, तो ये सर्विस कॉस्टिंग, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। परफेक्ट। अरे यार, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ऑपरेटिंग, टील, दिन रात उसमें से क्या निकलेगा? टील ही निकलेगा, यूनिट कॉस्टिंग में आएगा वो, और चाहिए तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में भी डाल सकते हो, पर यूनिट कॉस्टिंग मोर अप्रोप्रिएट। कोल, यूनिट, दिन रात उसमें से कोल ही निकलेगा, और क्या होगा? बाइसिकल, बैच कॉस्टिंग, क्यों? बाइसिकल को अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाएगा और फिर उसको असेंबल करेंगे, बीच में का वो ट्रायंगल, दो जगह टायर और इधर उधर सीट वगैरह बनती रहेंगे, और एक जगह आएंगे, फिर उसको मर्ज करेंगे। घर पे जाके देख लो, लगा तो हर बाइसिकल के डंडे के ऊपर उसका एक नंबर डाला जाता है, बैच नंबर। बिज कॉन्ट्रैक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हर घर एक दूसरे से अलग रहेगा। एडवर्टाइजिंग, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों जाएगा एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग को एक एक साल के ऊपर लगता है क्या? ये दो इसमें आता है, एक जॉब में और दूसरा ऑपरेटिंग में, दोनों में भी करेक्ट है। जॉब क्यों? क्योंकि हर एक एडवर्टाइजमेंट दूसरे से अलग रहेगी, और एडवर्टाइजिंग इज एन सर्विस इंडस्ट्री, तो सर्विसेज के हिसाब से रहेगा। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो जॉब कॉस्टिंग में आएगा, क्योंकि हर एक एडवर्टाइज दूसरे तरीके से उसको डिजाइन करनी पड़ती है। रेडीमेड फर्नीचर, बैच कॉस्टिंग में। देखो, अगर सिर्फ फर्नीचर बोला रहता तो जॉब, क्योंकि हर फर्नीचर दूसरे से अलग रहेगा, पर फैन रेडीमेड फर्नीचर सब सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर बना रहता है, उसके जैसे सेम बनाते रहता है, तो बैच कॉस्टिंग। शुगर प्रोसेस, जमा, एग्जाम के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट एग्जाम में। ये मैं तो कल बोला था ना, क्वेश्चन नंबर एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, तो उसके अंदर तुमको 4-5 ऐसे दे देंगे बिजनेस, और उसको बोलेंगे कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, गेस करो, 5 मार्क को क्वेश्चन आएगा। जेपा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, अभी ये क्या होता है? ये तुमने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा, इकोनॉमिक्स में, तो अकाउंट्स के अंदर, कि जो चीज में एक्चुअल कैश इन्वॉल्व होता है वो होती है एक्सप्लिसिट, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है वो इम्प्लिसिट। पार्टनर्स ने अपनी जगह यूज करने को दी बिजनेस को, ठीक है,
तो वो सैलरी, पार्टनर डिमांडिंग सैलरी, ये सब क्या है? वो एक्चुअल में पैसे लेता है क्या? नहीं, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वर्ड सुने रहेगा इकोनॉमिक्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी से फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग में डिसीजन लिया जा सकता है। अभी मेरे पास पर्टिकुलरली सपोज ये हॉल है, अवेलेबल है टीचिंग के लिए। अभी ये हॉल अवेलेबल है एंड से फॉर एग्जांपल सेम टाइम मुझे और एक बैच कंडक्ट करनी है, हॉल एक ही अवेलेबल है। दो बैच में से कौन से बैच मैंने लेना चाहिए, कैसे सिलेक्शन लेना? जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स है उनको ये हॉल अलोकेट होना चाहिए, बराबर। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि इतना तो मिनिमम आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली। अगर वो बैच को नहीं लिया तो ये बैच से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो मुझे वो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, otherwise known as out of pocket cost and opportunity cost. हाँ, नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। मेजरमेंट, these are actually incurred and hence can easily be objectively measured. तो ये एक्चुअल में कैश देना पड़ रहा है तो मैं उसका कॉस्ट निकाल सकता हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल में है ही नहीं, ख्याली पुलाव है, तो ये मैं इजीली मेजर नहीं कर सकता हूं, सब्जेक्टिव है वो। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आज से 4-5 साल के बाद तुम सीए बन गए। सीए बनने के बाद पापा क्या बोले, क्या करेंगे? बोले प्रैक्टिस जॉब, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले। फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले, उससे ज्यादा कमा लेगा। ठीक है, तुम ज्वाइन कर लिए, 5-10 साल में बिजनेस को बहुत बड़ा करे, पापा ने जितना करे थे उससे बड़ा कर दिए। बाद में एक दोन आके बोल दिए क्या तो है, बोले इसका कुछ भी नहीं है, पापा का है सब कुछ, इसका कुछ भी नहीं। ओके, तुम सुन लिए, ठीक है, फिर उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं ये भी नहीं करता तो सीए तो थे ना, तो वो दूसरी जगह तो कमा ही लेता था। कितना कमा लेते थे? अब ये कितना कमा लेते थे कैसे निकालेंगे? टेस्टिंग, कौन सा एस्टिमेशन? तो बेसिकली हाँ, तुम्हारे बैच के जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, तुम क्या बोलेंगे? मैं अगर पापा का बिजनेस नहीं संभाल लेता तो मेरे दोस्तों जैसा मैं भी जॉब कर लेता, नहीं तो प्रैक्टिस कर लेता। मेरे दोस्त लोग इतना कमा रहे हैं आज के तारीख में, मैं भी उतना कमा लेता था। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट तुमने निकाली है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज सब्जेक्टिव एंड एस्टिमेशन है, वो चेंज हो सकती है। मेरे दोस्त लोग का सबसे बड़ा पैकेज 60 लाख है आज के तारीख में। जरूरी नहीं कि सोकली सर के जो फ्रेंड्स हैं उनमें कि सीए का कहीं 60 लाख पैकेज हो, उनमें 40 होगा, दिनेश सर का 12 लाख। हाँ ठीक है, तो अभी बेसिकली सब्जेक्टिव है ना। हाँ, उनके कनेक्शंस में क्या है उसके हिसाब से वो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज सब्जेक्टिव इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा, भाई देख ले पापा, मेरे दोस्त ने तो इतना कमाना शुरू कर दिया तो मैं भी उतना कमाता था, उससे कम थोड़ी हूं मैं। ठीक है, सो बेसिकली मेरा नंबर अलग, तो हर एक का नंबर अलग अलग रहता था। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, these are recorded in the books of accounts and these are not recorded in books of accounts. implicit कोड बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी सपोज बीच बीच में ना, ये आजकल सोशल मीडिया किसी को भी हीरो बना दे। वो एमपी यूपी का कोई तो बच्चा है, गाना गा लिया मेरा बचपन का प्यार, ठीक है, मैं उस गाने के अंदर 4 लाइन के ऊपर एक भी लिरिक नहीं सुना आज तक, वो 4 ही लिरिक्स है बेचारे के पास, वो उसके ऊपर ही फेमस हो गया। ठीक है, उसको किधर किधर ओपनिंग को बिपनिंग को लेके गए लोग, उसको कितने पैसे दे रहे, जानी मेरे जानी मन है ना, कुछ तो ऐसा गाना। हाँ, 4 लाइन ही गाया, करोड़ों रुपए तो कमा लिया उन्होंने आज तक। तो बेसिकली अब तुम्हारे घर का कोई छोटा बच्चा गाना गा रहा, तुम बोले चुप रे,
मैं भी 1 करोड़ तो भाई हाँ, तो मेरी भी इनकम 1 करोड़, वो तो बोल सकता ना। हाँ, तो ऐसी इनकम तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो कि मैं भी अगर वो करता तो मैं भी वैसा कर सकता था। वैसे ख्याली दिमाग में अपन नहीं रह सकते। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है, सब जगह आती है, पर ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। कॉस्टिंग में क्यों पढ़ेंगे अपन? क्योंकि मैंने कल ही बोला कॉस्टिंग किस पर्पज के लिए आएगी, डिसीजन मेकिंग के लिए आएगी कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग में डिसीजन मेक करना है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि नहीं? यस, पता होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी बोला, ये हॉल 2 में से कौन से बैच को दूं, ऐसा मुझे डिसीजन मेकिंग आया तो मैं क्या करूंगा, दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी निकालूंगा, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है उस बैच को अलोकेट कर दूंगा। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम में आएगी। एग्जांपल्स, actual rent paid, salaries to staff, advertisement, etc, interest on own capital, rent on own premises, salary of proprietor, ये सब implicit cost है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड एंड टेक्निक में क्या फर्क है, सोच समझ के याद रखना। ये सिलेबस यहाँ पे अपना कॉस्टिंग का खत्म हो जाता है, दैट्स द एंड लेक्चर अपना रहेगा। आज नहीं, इतनी जल्दी सिलेबस नहीं खत्म करेंगे। पहला कॉस्टिंग का सिलेबस ही ये है, क्या है? पहले 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जैसे ही ये एलिमेंट्स खत्म हो गए, मेथड्स पे आएंगे, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस, सब मेथड्स। और उसके बाद एंड किससे करेंगे? टेक्निक से। एंड टेक्निक और मेथड में क्या फर्क है? टेक्निक जो होता है हर बिजनेस को एप्लीकेबल है, बट मेथड पर्टिकुलर बिजनेस को एप्लीकेबल है। एखादे पर्टिकुलर बिजनेस को एप्लीकेबल उसको क्या बोलेंगे? मेथड। और सबको एप्लीकेबल है वो टेक्निक। ठीक है, मेथड एंड टेक्निक का डिफरेंस समझ में आया? एक पर्टिकुलर बिजनेस को एप्लीकेबल मेथड, सब बिजनेस को एप्लीकेबल टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कॉस्टिंग, यही तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर से। बेसिकली कॉस्टिंग में 15 चैप्टर है, पहले 3, ये 3 टेक्निक्स, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपना, ये सब, बाकी मेथड्स, बस यही सिलेबस है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल वर्ड इकोनॉमिक्स में सुने क्या? व्हाट इज मार्जिनल? मींस 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तुमको यही सोचना है कि अगर बिजनेस में एक आधा न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसको मैं क्या प्राइस चार्ज करूं, क्या कॉस्टिंग पे निकालना चाहिए, क्या बेनिफिट है। कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया तो उसको क्या प्राइस चार्ज करना। कोई बल्क में आता है, सपोज तुम्हारा रेस्टोरेंट है, तुम ये पर्टिकुलर प्राइस लगा दिए, लोग आएंगे उस प्राइस से देंगे। बट कोई इंसान आया और बोल रहा है कि मेरे को 200 क्वांटिटी बुक करना है, तो सेम प्राइस पे देंगे उसको, फिर क्या करेंगे? क्यों डिस्काउंट? बल्क में है तो तुम तब कॉस्टिंग अलग लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि तुम क्या बोलेंगे, रोज का धंधा जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है, ये तो मेरे लिए एडिशनल है। एडिशनल है तो उसको अलग से डिस्काउंट दे सकता क्या मैं? यस, एडिशनल डिस्काउंटिंग कर सकता हूं, तो उसको बोलेंगे अपन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसमें कुछ सारे डिसीजंस आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या प्राइस रखना, खुद से मैन्युफैक्चर करना या मार्केट पे खरीदना। अब बीसीए को बहुत सारे नोट्स की जरूरत है, 11वीं 12वीं फाउंडेशन, इंटर, बीकॉम, सब जगह मुझे नोट्स देने हैं। प्रिंटर मैं ऑफिस में भी लगा सकता हूं, बाहर भी दे सकता हूं। तो डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, कि आज की तारीख में मैं एक आदमी रखूं, जेरोक्स मशीन खुद ही खरीद लूं और इधर ही कर लूं काम, या फिर बाहर दे दूं। तो मेक और बाय डिसीजन, कि मैंने इधर के इधर बनाना या बाहर से करवा के लेना, तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में करेंगे अपन। ठीक है, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मेक और बाय डिसीजन लेना, ये सब। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, ये तुम बचपन से करते हैं पर तुमको समझा नहीं कि तुमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किए। ओके, कितने बार ऐसा हुआ कि एग्जाम से बाहर आए, पेपर देखे, फिर मन से कैलकुलेट करे, हाँ इसमें इतने आते, उसमें इतने आते, उसमें इतने आते, और इस सब्जेक्ट में मुझे इतने मार्क्स आते, ऐसा कभी करे? तो जिंदगी उसमें गुजरी है। हाँ,
तो बेसिकली हर पेपर के टाइम सोच के तो आया ना कि इतने मार्क्स आएंगे, और रियल में सेम आते, कुछ आगे पीछे होते, पीछे तो आगे तो कभी हुए ही नहीं। हाँ, सब भयानक पीछे होते। नहीं, इतना भयानक पिक्चर नहीं देखने का, कुछ आगे पीछे मार्क्स होते ना। ओके, तो वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है कि बिजनेस में तुम कुछ सोच के बनाओ कि ये कॉस्ट रहेगा, ये मेरा प्रॉफिट रहेगा बिजनेस में, और रियल में क्या प्रॉफिट होता है, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे अपन, वैरिएंस। फिर उसको मुझे सोचना है कि ये चेंज क्यों आया। फिर तो वो रोते रहते ना, मैंने तो इतने सोचे थे, इतने चाहे पेपर चेकर ऐसा है न वैसा है, उसको गालियां देते, उसके खानदान तक जाते। तो बेसिकली तुम उसके रीजंस ढूंढना चाहते हैं, तो दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, बिजनेसमैन बोलता है ये कॉस्ट होना चाहिए, और ये रियल में कॉस्ट आई, तो डिफरेंस क्यों आया। कभी कम भी आ सकते, कभी ज्यादा भी आ सकता, उसका एनालिसिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तुमको मार्क्स कितने चाहिए और कितने मिले, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, एनालिसिस को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कोई भी चीज करने के पहले तुम पहले बजट तो निकालते। सपोज तुम्हारी फैमिली ट्रिप निकालना है, दुनिया के शादियां कर रहे हैं अभी लोग, कुछ हुआ नहीं, शादी कर लो, ठीक है। रास्ते से जाओ तुम, देखो कोई भी मंगल कार्यालय खाली नहीं है, मेरे को तो लग रहा है ऑफर चल रही, ठीक है, कि सपोज अभी इनकी कुछ भी शादी वगैरह होंगे, फंक्शन होंगे, एक आधा फंक्शन करना है घर पे, तो कोई भी फंक्शन करने के पहले क्या करते हैं, बजट निकालते हैं ना, क्या कितने लोग आएंगे, कितना खाएंगे, क्या क्या तुम्हारा डेकोरेशन आइटम, ये सब सब सोचना पड़ेगा ना, इनविटेशन, डेकोरेशन, सब चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ता है। उससे क्या बनेगा, बजट। तो बिजनेस वाला भी बजट बनाता रहेगा कि नहीं, कोई भी चीज करने के पहले लॉन्चिंग करनी है एक आधे बिजनेस की, एडवर्टाइज करेंगे कि नहीं, सर तगड़ी एडवर्टाइज करते, फिर लॉन्च करते एक आधा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लॉन्चिंग, ये सबका बजट बनता है, अब बजट के हिसाब से स्पेंडिंग की जाएगी। तो बजट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं वो देखना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट करते क्यों है तुम, अगर एक आधा फंक्शन करना है घर पर, बजट ही नहीं बना है, क्या होगा, फिर तो क्या है सर, अंधाधुंधी खर्चा, उसमें क्या है। अभी बोले नहीं तुम कि कितने लोग को बुलाना है, घर का हर एक मेंबर सबको बुला रहा, ठीक है, बीसीए के नोटिस बोर्ड पे लगाया हमारे घर में शादी है। सो अब बेसिकली फिर ऐसा करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो अपन बजट क्यों बनाते हैं, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो खर्चा मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट को कंट्रोल, तो कॉस्टिंग का तो पार्ट बनता है, ठीक है। सो बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, तो कल एक चीज को अपन एक जगह रुक गए थे, वो चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। तीन एलिमेंट देखे थे, कौन से तीन एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसमें से दो चीजें देख लिए थे, कौन सी, मटेरियल एंड लेबर, कौन सी बची, ओवरहेड्स। अभी ओवरहेड को ध्यान दो, वो ओवरहेड है, ओवरहेड एज पर द फंक्शन, अलग अलग ओवरहेड्स हैं। कौन से तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो पहले ट्रक के अंदर, हाँ, इलॉन मस्क ड्राइंग है छोड़, हाँ। तो बेसिकली ट्रक के अंदर माल आया, फैक्ट्री के अंदर इसको कर देंगे, तो फैक्ट्री के अंदर इसके ऊपर काम होगा। तो फैक्ट्री में क्या क्या खर्चे लगते हैं ऐसा तुमको लगता है, रॉ मटेरियल एंड लेबर छोड़ के, परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ,
अभी सीलिंग फैक्ट्री के अंदर की बातें करना भाऊ। हाँ, वॉचमैन लगाएंगे अपन, कांची उधर खड़ा रहेगा। तो वो सिक्योरिटी गार्ड। रेंट लगेगा, फ्यूल लगेंगे, चलाने के लिए उसको पेट्रोल मारना पड़ेगा। हाँ, फ्यूल, मेंटेनेंस, ऑयल। ऑयल फ्यूल, हाँ, और मशीन्स लगाने पड़ेंगे ना सर, नहीं तो काम किस पे करेंगे। हाँ, मशीन खर्चा है क्या? एसेट है फिर। हाँ, मशीन रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस सर, रिपेयर मेंटेनेंस लगता है, अभी उसका पहले डेप्रिसिएशन तो लो। डेप्रिसिएशन लेंगे कि नहीं? हाँ, तो ये सब खर्चा करना पड़ेगा। और ये सब खर्चा किधर हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर। खर्चों को क्या वर्ड देने को बोला? ओवरहेड। और खर्चा ओवरहेड किधर हो रहा है? फैक्ट्री। तो ऐसे ओवरहेड्स को क्या नाम देंगे? वेरी गुड, देखो मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं, तुम खुद ही बोल रहे। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड से जब माल बाहर आएगा, माल बन गया, कितने में बेचना, कैसा बेचना, ये सोचने वाले अलग लोग है कि नहीं? ऑफिस में बैठे बैठे बहुत सारे लोग हैं, खिड़कियां है वो। हाँ, सो ऑफिस में बैठे बैठे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब एक में एक से बातें कर करके कुछ तो डिसीजन लेंगे कि बेसिकली ये प्रोडक्ट कितने में बेचना, ये प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कैसा करना, ये सब सोचेंगे ना। तो यहाँ पे कौन कौन रहेंगे? डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हाँ, सीए भी रहेंगे इसका इन हाउस। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयज रहेंगे। हाँ, अब नको, अपन सीए को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, सो ये रहेगा ऑफिस, ये रहेगा ऑफिस। तो इस ऑफिस के अंदर जितने भी खर्चे हुए, इस ऑफिस का भी खुद का इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, रहेगा कि नहीं? इसका खुद का कांची रहेगा, सिक्योरिटी। ओके, इसका खुद का लाइटिंग बिंग, ये सब सब खर्चे रहेंगे। हाँ, मेंटेनेंस ले ले भाई, मेन। तो इसका खुद का सब इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सब खर्चे रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑफिस को नया नाम देंगे अपन, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जो भी ऑफिस के रिलेटेड खर्चे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस के अंदर एसेट उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस के अंदर का फर्नीचर उसका डेप्रिसिएशन, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज, सब 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 खर्चा किस में जाएगा? एडमिनिस्ट्रेट। फैक्ट्री में माल बना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिसाइड हुआ कब बेचना, कैसा बेचना, कितने में बेचना। फिर इसको एडवर्टाइज तो करेंगे ना। हाँ, ले अब तेरा खर्चा आ गया। तो फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, उसके ऊपर ऐड डालेंगे। ठीक है, फिर रेलवे पे ऐड करेंगे, टीवी पे ऐड करेंगे, न्यूज़पेपर, रेडियो, बुक्स, पैड, सब पे ऐड करेंगे। फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस, घर घर जाके तुमको देना पड़ेगा। हाँ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट आती है, डिलीवरी खर्चे के आते हैं। ठीक है, फ्री सैंपल बांटते के बहुत बार, फुकट में बांटो, फ्री सैंपल्स, ये सब क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो इतने ओवरहेड्स है, कौन से? पहला फैक्ट्री, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब उसके ओवरहेड्स है। अभी एडमिन दो टाइप का होता है, एक जनरल एंड प्रोडक्शन। तो फिलहाल उसके बारे में तुम मत सोचो, मैं जब आएगा तब मैं बता दूंगा। तो फिलहाल 3 से 4 खर्चे तुमको पता है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड समझे? कौन से किधर के रिलेटेड है वो समझ में आया? पक्का? ओके, अगर समझ में आया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, तुम मुझे बाइफरकेट करके बताओ कि कौन सा ओवरहेड कौन सा है। हाँ, ये एग्जाम्पल है, सोचो और बोलो कि ये ओवरहेड किधर का है, कौन सा ओवरहेड। नहीं, पूरा लिखो बाजू में, मस्त ऐसा बाजू बाजू में।
3-4 चीजों में डिवाइड करना है तुमको। ओके, लेट्स चेक। एजेंट कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली अपन एजेंट कब लगाते हैं? सेलिंग के लिए एजेंट लगाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, हाँ, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। वेयर हाउस का मतलब गोडाउन। गोडाउन किस चीज के लिए यूज होता? हाँ, दोनों चीज के लिए यूज होता। एक रॉ मटेरियल को सेव करने के लिए, नहीं तो फिनिश गुड्स को भी सेव रखने के लिए। अगर रॉ मटेरियल का गोडाउन है तो फैक्ट्री, अगर फिनिश गुड्स का गोडाउन है तो डिलीवरी। कि फिनिश गुड्स का गोडाउन बनाते क्यों? क्योंकि डिलीवरी के लिए इजी पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि वेयर हाउस किसका है। अगर रॉ मटेरियल देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर फिनिश गुड्स तो फिर डिलीवरी। वेयर हाउस रिपेयर्स, सेम। अगर रॉ मटेरियल का वेयर हाउस का रिपेयर है तो फैक्ट्री। ये समझा कि नहीं? समझा नहीं समझा? गोडाउन दो टाइप के होते हैं। कौन से गोडाउन? एक रॉ मटेरियल का गोडाउन एंड फिनिश गुड्स का गोडाउन। अगर रॉ मटेरियल का गोडाउन है तो फैक्ट्री में, क्योंकि रॉ मटेरियल गोडाउन फैक्ट्री में रहता है, फैक्ट्री में बनाना पड़ता है। और फैक्ट्री में बनने के बाद माल रख देंगे किधर? तो किधर रखते हैं? जहां पे डिलीवरी करना है। कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे माल ऑर्डर करें, कुछ ऑर्डर करने के बाद कभी चेक करें कि डिलीवरी स्टेटस कहां तक आया। ओके, तुम जो भी माल ऑर्डर करते कहां से निकलता है? कौन से? कभी एक आधा गांव देखे? तुमने जो भी ऑर्डर करे वो कौन सी जगह से आता है? कोई भी जगह से। कौन सा एक आधा बोल। बाप रे बाप, दिल्ली से है नाम दे। तो जनरली जो तुम भी ऑर्डर करते हो वो मुंबई, नागपुर, हैदराबाद ऐसी जगह से तुमको माल आता है। ठीक है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े शहर्स में बड़े बड़े गोडाउन्स बना देते हैं, वहां पे माल रख देते हैं। जैसे ही तुम ऑर्डर करते हैं वहां से माल निकल जाता है। तुमको दिल्ली से आते हुए बहुत कम दिखेगा, मैं तो देखा नहीं। हाँ, अगर सपोज तुम नॉर्थ इंडिया साइड में है तो तुमको दिल्ली से माल मिलेगा। तुम महाराष्ट्र में तो तुमको ज्यादातर मुंबई से माल मिल जाएगा, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद। अमेजोन फ्लिपकार्ट की बातें करना बाबा। और एक ही ऑप्शन है वहां पे। अभी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में गया तो उसको भी दिल्ली से चाहने वाला है, महाराष्ट्र में भी दिल्ली से। इसलिए मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन बोला, तो बहुत सात्विक हो गया। ठीक है, इतना भी पढ़ाई पढ़ाई नहीं करने का। हाँ, ठीक है। कोई दूसरी चीज ऑर्डर करके देख कभी। हाँ, तो बेसिकली वो तुमको आजू बाजू के गोडाउन से मिलेंगे। तो गोडाउन फिनिश गुड्स का काय के लिए बनता है? डिलीवरी के लिए इजी हो, इसके हिसाब से वो बनाते हैं। अगर रॉ मटेरियल का है तो फैक्ट्री रेट्स, फिनिश गुड्स का है तो डिलीवरी। लाइटिंग ऑफ ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस में खर्चा हुआ है ना, तो ऑफिस का खर्चा एडमिन। ऑफिस सैलरीज, एडमिन। डायरेक्टर रेम्युनरेशन, डायरेक्टर किधर बैठता है? ऑफिस में, एडमिन। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग में फर्क है। कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवलिंग? ट्रांसपोर्ट में माल भेजते हैं और ट्रेवलिंग में, हाँ बेसिकली इंसान ट्रैवल करते हैं और माल ट्रांसपोर्ट होता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो माल के रिलेटेड आएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंसेस आते थे तो ट्रांसपोर्टेशन रे भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं माल यहाँ से, फिनिश गुड ट्रांसपोर्ट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आदमी घूमता कौन है? ऑफिस वाले आदमी घूमते हैं, तो ये एडमिन। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस।
अगेन ऊपर वाला रॉ मटेरियल का गोडाउन है तो फैक्ट्री, और फिनिश गुड्स का गोडाउन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, एडमिन. लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, सेम. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडमिन. ट्रेड मैगजीन, सेलिंग एंड, ट्रेड मैगजीन मतलब एडवर्टाइज करे तो मैगजीन्स में, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. डोनेशन, अभी देखो ये मैं बोला नहीं अभी तक, तो अभी बोल देंगे. अकाउंट्स के अंदर जब भी पैसा हिला, अकाउंट्स के अंदर एंट्री हो जाती. निस्ता हवला है, कुछ भी पैसों का ट्रांजैक्शन हो, इधर से उधर, उधर से इधर, अकाउंट्स में एंट्री. कॉस्टिंग क्या बोलता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, ये रिमोट का तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चर होने को ये खर्चा लगा क्या? अगर आंसर है हाँ, तो इज अ कॉस्टिंग कॉस्ट. अगर ना, तो नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. हर खर्चा कॉस्टिंग में आना जरूरी नहीं है. पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जरूरी है क्या, इसके सिवा हो सकता क्या? हो सकता, तो इसकी वजह से वो कॉस्टिंग में नहीं आएगा. डोनेशन कंपलसरी है? नहीं, तुम्हारी इच्छा. और बिजनेस में जरूरी है ही नहीं, ये पर्सनल है, बिजनेस का तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, तो इट इज नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. बैंक चार्जेस, अगेन ये फाइनेंस के रिलेटेड है, नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. एक दो चीजें याद रखो, पैसों के रिलेटेड बैंक के चार्जेस ये वो, पैसों के रिलेटेड कुछ भी मामला रहा तो कॉस्टिंग में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? फाइनेंस में आएगा. और ये चीज तुमको कंफ्यूज कर सकती है, तो दिमाग में रखो, अकाउंट्स में जो जो खर्चे आते हैं वो सब खर्चे कॉस्टिंग में आते हैं, ऐसा जरूरी? मैंने बोला था ना, ये दोनों सौतेले भाई है, सगी भाई नहीं है. तो जो अकाउंट्स में आएगा वो कॉस्टिंग में आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रहते दो, कौन से? अबे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या है? रिकॉर्ड ही नहीं करते तो खर्चा ही नहीं है, तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट रहा तो खर्चा है ही नहीं. कैश डिस्काउंट का मतलब, कैश डिस्काउंट क्यों देते? जल्दी पेमेंट देने के लिए. मैन्युफैक्चर करने में उसका कोई संबंध है? जो पेमेंट लेके जल्दी आ रहा है उसका वो खर्चा है, तो कॉस्टिंग क्या बोलता है? बेच के देने तक मेरा सवाल कॉस्टिंग में आएगा, बेचने के बाद तुमको क्या करने का वो मेरे को मत पूछो. कॉस्टिंग, कैश डिस्काउंट कब देंगे? बेचने के बाद, पैसा जल्दी आने के लिए देंगे, बेचने के बाद. वो कॉस्टिंग का पार्ट है क्या? तो डिस्काउंट नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. बैड डेट्स, अगेन नॉट अ कॉस्टिंग कॉस्ट. क्यों? बैड डेट का मतलब, बेच दिया उसके बाद उसने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो वसूली डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है. ठीक है, बेचने के बाद के कुछ भी खर्चे अपन नहीं लूंगी कॉस्टिंग के. कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ ये माल बनना, इसके ऊपर प्राइस छपना, कस्टमर तक पहुंच जाना, इधर तक किस खर्चे कॉस्टिंग में आएंगे. इसके बाद उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ उसके अपने को कोई संबंध. ये झेपा क्या? खर्चे, गुड. हाँ, अगेन इतने खर्चे, इसको भी डिवाइड करना है, करो फटाफट. अब इसके अंदर ये सब आ गया, मटेरियल भी है, लेबर भी है, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम प्रोडक्शन. तुम फैक्ट्रीज लिखो फिलहाल, कंफ्यूज मत हो. सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड एडमिन. सोचो और लिखो कौन सा खर्चा किसका है. 11वीं में ऐसा करते थे ना अकाउंट्स में. टेलीफोन रेंटल, एडमिन ऑफिस में रहता है जनरली फोन,
एडमिन. वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स. पार्सल सेंड टू कस्टमर्स, फिलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. वेजेस इन कटिंग डिपार्टमेंट. लेबर, ये काम कर रहा है ना कट करने का, तो ये डायरेक्ट लेबर है. डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन अ लैबोरेटरी. यस, देखो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब एक आधी चीज ढूंढना, रिसर्च, उसको डेवलप करना. और एक किधर होता है, फैक्ट्री के अंदर का काम है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. वेजेस फॉर हैंडलिंग मटेरियल. डायरेक्ट लेबर, ये वर्कर का काम है ना, यही तो लेबर लोग काम करते, मटेरियल घुमाना, करना, मशीन में डालना. स्टोर कीपर वेजेस. स्टोर कीपर का मतलब क्या होता है, माल बराबर से रखा है कि नहीं उसके ऊपर ध्यान देने वाला. माल किधर रखते हैं, गोडाउन में, वेयर हाउस में, तो उसका आदमी है ये. तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, स्टोर कीपर. चीफ अकाउंटेंट सैलरी. अकाउंटेंट किधर बैठा रहता है, ऑफिस. एडमिन. अपन बाय डिफॉल्ट कॉस्टिंग में इमेजिन करेंगे कि इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफॉल्ट. ट्रेडिंग नहीं सोचेंगे. ट्रेडिंग के अंदर कॉस्टिंग का कुछ सवाल ही नहीं आता ना. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ऑडिटर्स फीस, एडमिनिस्ट्रेशन. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, सेलिंग एंड लुब्रिकेंट फॉर सेविंग मशीन्स. अभी देखो ये मटेरियल है, बट वो डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहा क्या, नहीं. तो ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल. और अभी से दिमाग में कर लो, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लेबर. इनडायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, ये दोनों ओवरहेड्स होते हैं. और जनरली ये फैक्ट्री में जाते हैं, क्योंकि मशीन्स किधर लगे हैं, फैक्ट्री में, तो खर्चा भी होगा फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री ओवरहेड. और स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो, जाओ स्टार्टिंग के पेज पे लिख लो. और मैं अभी अनाउंस कर रहा कि ये गलती तुम करने वाले हैं फ्यूचर में जाके. मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा कि आगे जाके तुम ये गलत करेंगे, और जब होगा तब मैं बताऊंगा कि ये गलत किए, मैं लिखा के दिया था. लिख लियो. इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. Indirect material and indirect labor are overheads. Are overheads. Indirect material, indirect labor are overheads. Generally, they are charged to. Generally, they are charged to factory. Factory. Okay. Floppy disk for general office computers. Floppy disk. Administration. Maintenance contract for office photocopying machine. एडमिन, ऑफिस का बोल दिया. इंटरेस्ट ऑन बैंक कोडी. देखो, हाँ वेरी गुड. इधर क्वेश्चन में भी बोला था कि फाइनेंस कॉस्ट में डालना है तो डालो, ये फाइनेंस कॉस्ट में आता है, फाइनेंस कॉस्ट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले इंटरेस्ट जो है कॉस्टिंग में कॉस्ट माना नहीं जाता था, वो सही भी है, बट आज के तारीख में कोई भी बिजनेस बिना लोन के करना पागल बनती है. लोन तो लगता ही है. सो इंटरेस्ट बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस कॉस्ट. तो पहले कॉस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता था. रिसेंटली 1-2 सालों से इंस्टीट्यूट के मॉडल में एक छोटा सा चेंज हुआ कि इंटरेस्ट कॉस्ट माना जाता है. प्योरली इट्स अ फाइनेंशियल कॉस्ट, कॉस्टिंग में नहीं आना. बट आज का दुनियादारी देखे तो लोन तो लगेगा, कोई भी बिजनेस करने को लोन लगेगा तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. और इंटरेस्ट अगर देना है तो कॉस्ट तो है. सो फाइनेंस कॉस्ट होते हुए भी इसको कॉस्टिंग कॉस्ट
माना गया है। ठीक है, इसके ऊपर अपन बाद में आराम से लिखेंगे एक नोट। मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले मार्केट में रिसर्च करें। इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लॉन्चिंग के रिलेटेड, लॉन्च इज एडवर्टीजमेंट। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस और मटेरियल, पर डायरेक्ट एक्सपेंस इज मोर अप्रोप्रिएट। देखो कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड है मतलब ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, माल लाने के लिए खर्चा दिया, माल लाने के लिए खर्चा है तो ये मटेरियल का खर्चा हो गया, और ये फैक्ट्री तक आने, फैक्ट्री में आया नहीं, आने तक का खर्चा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाएगा, और मोर अप्रोप्रिएटली मटेरियल्स। रॉयल्टी पेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस तुमको नहीं हुआ है इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, तो हमेशा एक दिमाग में याद रखना, रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। लिख दो स्टार्टिंग के पेज पे जाके, रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी। उसके साइड बाय साइड और एक एग्जांपल लिखो, मोल्ड्स, मोल्ड्स इज आल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज मोल्ड? अभी सपोज तुम जूते मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, जूते, शूज, तो अलग अलग शूज के साइज होते क्या? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे नंबर वाइज। तो तुम अगर देखे रहेंगे कभी वीडियोस में इधर उधर, तो लकड़ी के एक साइज का पैर बनाते, उसको अंदर रखते और उसके ऊपर वो शूज बना देते। जो लकड़ी का पैर है वो होता है मोल्ड, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद खराब भी हो जाता, वापस से नया मोल्ड बना लेते वो लोग। तो ये जो मोल्ड होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है। अभी ये बहुत जगह मोल्ड काम आता है, मैंने वो एग्जांपल दिया। जितने भी भगवान की मूर्तियां हैं वो सबके लिए मोल्ड बना रहता है क्या? तो मोल्ड तो ऑलरेडी बना रहता है, तो वो सब मोल्ड्स भी आएंगे एग्जांपल में, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मोल्ड भी लिखो, मोल्ड। ओके, रोड लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिलीवरी के लिए लग रहा खर्चा। अमाउंट पेबल टू कंपनी फॉर ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक थ्रू आउट द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ रहा है? देखो छोटा मोटा कंफ्यूजन पॉसिबल है, सब चीजें एक ही दिन में सब समझ में आएगा जरूरी नहीं है। तुमको अगर लॉजिक भी समझ रहे, हाँ हाँ ओके ऐसा कुछ है, छोटी मोटी तो गलतियां होंगी, नया नया सब्जेक्ट है तो उसको समझने में थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, समझा? आज के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।